वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स का पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को मैं इस वीडियो में सोल्व कराने वाला हूं। सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक है। ये सेक्शन बी वाली वीडियो होगी जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक है। इसके अलावा जो बचे हुए सेक्शंस हैं ए बी सी डी ई, सारे के सारे सेक्शंस की अलग अलग वीडियो बनाई गई है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना और सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझना। इसके अलावा जो भी हमारा ये क्वेश्चन पेपर है और इसका पीडीएफ सॉल्यूशन, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसको भी देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर का बी वाला सेक्शन सोल्व करते हैं। शुरू करते हैं इसको नेक्स्ट पेज से। सेक्शन बी में सबसे पहले आ जाता है यहां पर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के टोटल 2 पार्ट दिए गए हैं हमें, बीच में और लिखा गया है। इट मींस या तो हमें ए वाला पार्ट सोल्व करना है या फिर बी वाला, जो सा सही आता हो उसी को सोल्व करना है। मैं यहां पर प्रैक्टिस के लिए आपको दोनों पार्ट सोल्व करके दिखा देता हूं। देखो बहुत सिंपल है। हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया गया है जिसमें x इक्वल्स टू 3 है, y इक्वल्स टू -4 है। इसको हमें सोल्व करना है, वो भी ग्राफिकली। तो ग्राफ जो भी आपको एग्जाम में मिलेगा उस ग्राफ में इस पॉइंट को हमें शो कर देना है जहां पर x की वैल्यू 3 हो, y की वैल्यू -4 हो। ए वाले का सॉल्यूशन यहां पर मैं आपके लिए कर रहा हूं। सिंपल है, यहां पर हमें एक ग्राफ बना लेना है, x एक्सिस y एक्सिस, उसके बाद जो भी हमारा पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -4, तो देख सकते हो x वाली एक्सिस पर ये वाला पॉइंट हमारा 3 हो गया, y वाली एक्सिस पर ये वाला पॉइंट हमारा 4 हो गया। 3 से इस तरह से और 4 से इस तरह से एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है। x एक्सिस और y एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन से इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो यहां पर हमारा एक पॉइंट हमें मिल जाएगा 3 और -4। ठीक है, तो उसके बाद हमें यहां पर लाइन भी लगा देनी है 3 से पॉइंट की तरफ और -4 से भी पॉइंट की तरफ। इस पॉइंट को एक नाम दे देना है हमें। ये हो गया हमारा ए पॉइंट और जो भी इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो भी हमें लिख देने हैं। कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू पहले लिखी जाती है, वाई की वैल्यू बाद में। तो ये हो जाएगा हमारा 3 -4। यही सिंपल सॉल्यूशन है इसका। इतना इजी सा क्वेश्चन 2 नंबर मिल जाएंगे आपको इसके लिए। अगर ए वाला नहीं आता तो बी वाला कर देना है। बी वाले में क्या कहा है, ग्राफिकल मेथड का ही यूज करना है इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। इसमें x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -7 दिया गया है। इसके अलावा बी वाले में हमें यह भी बताना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर नहीं। तो बी वाले का सॉल्यूशन आपके लिए यहां पर मैं करने वाला हूं। यहां पर फटाफट से बी लगा के एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। जो जो भी हमें पॉइंट्स चाहिए हैं इसमें नेमिंग करनी है हमें। तो यहां पर x इक्वल्स टू 0 कहां पर होगा, देखो x इक्वल्स टू 0 हमें यहां पर दिया गया है ना। तो x इक्वल्स टू 0 इस पूरी y एक्सिस पर होता है। y एक्सिस पर अगर हम कोई भी पॉइंट बनाएंगे तो उसका मतलब होगा वहां पर x की वैल्यू 0 होगी। अब y की वैल्यू -7 कहां पर होगी, देखो सबसे पहले तो यहां पर नेमिंग कर देते हैं। y वाले पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 यहां पर हमने लगा दिया। y की वैल्यू -7 कहां पर होगी, इस वाले पॉइंट पर हो जाएगी। -7 यहां पर आया है। अब क्या करना होगा हमें, x 0 और y -7 इस वाले पॉइंट पर होगा। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा गाइस, जो भी मैंने यहां पर ड्रॉ किया है। इस पॉइंट पर इस तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके अलावा यहां पर हमें इसके कोऑर्डिनेट भी लिख देने हैं। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 -7, x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में। इस पॉइंट को नाम भी दे देना है। अब यहां पर बात की गई है कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट कब होती है, जब हमें सॉल्यूशन मिल जाते हैं। सॉल्यूशन तो भाई मिल रहा है, ये पॉइंट हमारा है, 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, y एक्सिस और ये वाली एक्सिस। तो सॉल्यूशन तो मिल रहा है, इट मींस ये हो जाएंगी कंसिस्टेंट। यहां पर y इक्वल्स टू -7 हमने लिख देना है, इट इज कंसिस्टेंट। और जो भी हमारा ये वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट भी लिख देने हैं। जैसे ये हमारा हो गया, लेट्स सपोज बी वाला पॉइंट हमारा हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -7 है। पॉइंट जो है ना, कोऑर्डिनेट जो है ना, वो बहुत जरूरी होता है लिखने। अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं लिखोगे तो आपका नंबर काट लिया जा सकता है। 2 में से एक ही नंबर हो सकता है आपको मिले। ए वाला सोल्व हमने किया, बी वाला सोल्व हमने किया, क्वेश्चन नंबर 21 हमने कंप्लीट किया। बहुत सिंपल है, जो जरूरी पॉइंट थे वो भी मैंने आपको
बता दिए तो क्वेश्चन नंबर 21 हुआ कंप्लीट। अब 22 के लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा आंखों के सामने है। ये क्वेश्चन है ट्राइंगल से, क्योंकि यहां पर ट्राइंगल बना हुआ हमें दिख रहा है। कहा क्या गया है कि जो भी गिवन फिगर है इसमें एक्स जेड पैरेलल है बी सी के। ये वाली लाइन एक्स जेड और बी सी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो बीपीटी थ्योरम का यहां पर यूज हमें करना होगा। सिंपल ये चीज तो समझ सकते हो। अब ए जेड हमें 3 दिया गया है, तो इस फिगर में जो भी ए जेड है नेमिंग इसमें हो रखी है, तो उस लाइन की जो वैल्यू हमें गिवन है ए जेड की वैल्यू 3 वो लिख देते हैं, जेड सी की वैल्यू 2 वो लिख देते हैं, बी एम की वैल्यू 3 वो लिख देते हैं, एम सी की वैल्यू 5 वो भी लिख देते हैं। अब आपको एक सिंपल सी बात पता होगी बीपीटी थ्योरम में क्या कहा जाता है कि कोई भी ट्राइंगल इस तरह से है और उसमें एक्स जेड और बी सी अगर पैरेलल हैं, तो ए जेड और ए सी का जो रेशो होगा वही रेशो ए एक्स और ए बी का भी होगा। इट मीन्स जो हमारी ए एक्स है वो हो जाएगी यहां पर हमारी, सॉरी एक्स बी, मतलब ये वाली जेड सी और एक्स बी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, और ए जेड ए एक्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। ये 3 है तो ये वाली भी हमारी 3 हो जाएगी। हमने यहां पर कुछ चीजें लिख ली हैं फिगर में ही। अब बारी आ जाती है ट्राइंगल की। हम 2 ट्राइंगल्स को उठाएंगे यहां से, ट्राइंगल ए एक्स वाई, उसके बाद ट्राइंगल ए बी एम। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले यहां पर मैं लिखता हूं ट्राइंगल ए एक्स वाई एंड ट्राइंगल ए बी एम। इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर करना पड़ेगा बीपीटी अप्लाई करने के लिए, क्योंकि बीपीटी किस पे अप्लाई करते हैं, सिमिलर पर। सो यहां पर क्या करना होगा मुझे, मतलब सिमिलर करने के बाद उसके बाद इनकी साइड का रेशियोज अगर हम लिखेंगे तो एक्स वाई जो हमें फाइंड करना है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ए एक्स वाई और ए बी एम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, एंगल इसमें जो दिया गया है ना उन्हीं एंगल्स से हो जाएगा। ये लाइन एक्स वाई और बी सी एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, पैरेलल लाइंस पर करस्पॉन्डिंग एंगल से एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्लास 9th में भी सीखा था, क्लास 10th में भी सीखा है, ठीक है। तो यहां पर हम पहले लिख देंगे ट्राइंगल, सॉरी एंगल ए एक्स वाई इक्वल्स टू में एंगल ए बी एम है। एंगल ए एक्स वाई और ए बी एम ये दोनों एंगल से एक दूसरे के इक्वल हो गए। बिल्कुल इसी तरह से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये वाले एंगल भी तो करस्पॉन्डिंग होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल पर इक्वल होते हैं। इट मीन्स ए वाई एक्स और ए एम बी ये एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। दोनों का रीजन यहां पर हम लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें एक दूसरे के इक्वल मिल गए हैं तो यहां पर हम ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इन दोनों ट्राइंगल ए एक्स वाई और ए बी एम को सिमिलर कर सकते हैं। कौन से नियम से हमने किया है, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गए हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखना बहुत इजी है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ट्राइंगल ए एक्स वाई एंड ए बी एम, इनकी साइड्स का रेशो ए एक्स अपॉन में ए बी हो जाएगा, ए वाई अपॉन में ए एम हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन में बी एम हो जाएगा। रेशियो लिखना आपको आता होगा तो फटाफट से यहां पर ए एक्स अपॉन ए बी, एक्स वाई अपॉन बी एम, ए वाई अपॉन में ए एम ये हमें लिख देना है। अब रेशो लिखने के बाद जो हमारे ये शुरू वाले 2 रेशो हैं इनको उठा लो, इनकी वैल्यू पुट कर दो। ए एक्स की वैल्यू देख सकते हो यहां पर 3 है तो पुट कर देते हैं। उसके बाद जो भी हमारा ए बी है इसकी वैल्यू यहां पर देख सकते हो, ए से बी तक कितना होगा, 3 प्लस में 2 करेंगे तो यहां पर 5 आ जाएगा। देन हमारा जो एक्स वाई है उसकी वैल्यू तो हमें फाइंड करनी ही है, एक्स वाई हमारा एज इट इज आएगा। बी एम की जो वैल्यू है ये हमें 3 दी गई है, यहां पर हमने पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करना है। यहां पर क्या होगा, 3 इस तरफ 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 आ गया। डिनोमिनेटर में 5 हमारा एज इट इज और इक्वल्स टू में यहां पर एक्स वाई एज इट इज आ जाएगा। 5 से यहां पर 9 को कैंसिल कर सकते हैं तो 1.8 हमें मिल जाएगा। इट मीन्स एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.8। आंसर हमें मिल गया, यही तो हमें पता करना था। एक्स वाई की वैल्यू हो गई 1.8। यूनिट भी आपको लिखनी है, याद रखना। अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो भी आपका मार्क्स कट सकता है। यहां पर देखो सेंटीमीटर हर जगह पर लिखा गया है ना, तो 1.8 सेंटीमीटर ये भी आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 22 हमने सोल्व कर लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी हमें चॉइस दी गई है, या तो हम ए वाला पार्ट सोल्व कर सकते हैं या फिर बी वाला पार्ट सोल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए अभी मैं दोनों करवा देता हूं आपको। सो यहां पर ए वाले में है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा इक्वल्स टू में √3। बहुत आसान क्वेश्चन है यार ये। इसमें हमें साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको ये सोचना है कि जो भी हमारा साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू में √3 है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को हमें साइन थीटा इंटू कोस थीटा कैसे करें। अगर आपने इसको सोल्व कर लिया, इस पॉइंट को पकड़ लिया, इस पॉइंट को आपने समझ लिया, तो आप इजी इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। मैं बताऊं क्या करना होगा। ए वाले पार्ट का सॉल्यूशन यहां पर है। ए वाले में हम क्या करेंगे, जो भी मेरा साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू में √3 है, सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं यार। इसको मैंने यहां पर लिख लिया। अब मैं क्या करता हूं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा और √3 दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूं, जो भी मेरी वैल्यूज हैं। ठीक है, इस तरफ भी स्क्वायर कर दिया, इस तरफ भी स्क्वायर कर दिया। अब यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया हमारा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उस वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। उस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसके बाद 2 साइन थीटा कोस थीटा। एक बात यहां से आपको क्या समझ में आई कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये तो हमारा बन गया। इसके अलावा जो हमारी वैल्यूज हैं उनको हम एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं। अब यहां पर √3 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर 3 के इक्वल हो जाता है। यहां पर हमने इसको लिख दिया। अब साइन थीटा कोस थीटा के अलावा जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं इनको एलिमिनेट कैसे करें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आइडेंटिटी है, तो यहां पर 1 हमने लिख दिया। प्लस का साइन लगा करके 2 साइन थीटा कोस थीटा यहां पर एज इट इज और इक्वल्स टू में हमारा 3 आ गया। अब 1 को दूसरी तरफ भेज देते हैं। यहां पर हम अपना ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख लेते हैं। दूसरी तरफ हमारा पहले से 3 है, 1 यहां पर प्लस का है, दूसरी तरफ माइनस का हो गया। अब इससे नेक्स्ट क्या करना होगा, साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज यहां पर लिख लेते हैं। 3 - 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 2 आ गया। इस वाले 2 का क्या करें, ये साइन थीटा कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे डिवाइड में आ जाएगा। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो हमारा 1 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा 1 के इक्वल है। एक लाइन और यहां पर लिख देता हूं, साइन थीटा इक्वल्स टू में कोस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारा आंसर हो गया। कितना सिंपल था यार। बस आपको एक छोटी सी पॉइंट, छोटा सा पॉइंट अगर आपने क्रैक किया 2 नंबर मिल गए। बी वाले को देखो, बी वाला तो और ज्यादा इजी है। इसमें है साइन अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन में √2 और कोट बीटा इक्वल्स टू में √3। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले टेबल की वैल्यूज पता है तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन सोल्व करना। बी वाले को यहां पर मैं लिखता हूं, साइन अल्फा हमें 1 अपॉन में √2 दिया गया है। साइन 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, एंगल क्या होता है साइन का जब वैल्यू 1 अपॉन में √2 होती है। साइन 45 होती है ना। साइन के लिए 1/√2 वैल्यू कब होती है, साइन 45 पर। तो साइन अल्फा 1/√2 की जगह 1/√2 को हम साइन की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां से अल्फा, साइन से साइन को कैंसिल कर दो, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 45 हो गई हमारी वैल्यू। बिल्कुल इसी तरह से कोट बीटा इक्वल्स टू में √3 दिया गया है। लाइन लगा के कोट बीटा मैंने लिख लिया। अब यहां पर कोट के लिए √3 क्या होता है, कोट के लिए √3 की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताओ आप। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जो भी हमारा √3 है उसको कोट की टर्म में लिख दो। कोट 30 लिखोगे बहुत सारे, तो यहां पर हम भाई कोट 30 लिख देंगे। कोट 30 से कोट 30 को कैंसिल कर दो। बीटा की वैल्यू, सॉरी कोट से कोट को कैंसिल करो, बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 30। अब क्या करना होगा, जो भी हमारा कोसेक अल्फा और कोसेक बीटा है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसको सबसे पहले एज इट इज यहां पर लिख लो, कोसेक अल्फा कोसेक बीटा। अल्फा की जगह पर जो भी हमारा अल्फा है उसकी जगह पर 45, बीटा की जगह पर 30 यहां पर पुट करके इसको एज इट इज यहां पर लिख लो। तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक 45 और कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है मुझे बताओ आप क्या होगी, और इसी तरह से कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी। कोसेक 45 की वैल्यू हो जाएगी यहां पर √2 और कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2।
तो सोल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। कितना इजी था, 2 नंबर मिल गए और यहां पर भी लास्ट में 2 आया। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन को आपने नहीं छोड़ना है। आपने जो भी आंसर आया है उसको सही तरह से, जो सही करेक्ट वे होता है लिखने का, वो लिखना है। अगर रूट में कोई वैल्यू है तो उसको बाद में लेकर जाओ, अगर कोई हमारा नंबर है उसको पहले लेकर आओ। इसका आंसर सही तरह से कैसे लिखा जाएगा, यहां पर लिखेंगे हम 2 प्लस में √2। रूट वाली वैल्यू बाद में लिखी जाती है, सिंपल तरीका होता है। ठीक है, पॉइंट मैंने आपको बताया कैसे आंसर लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 23 हमने सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर्स 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। क्या आप सोच सकते हो ये क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है? समझा देता हूं किस तरह से। हमें ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो 85 और 72 दोनों को तो वो डिवाइड करे और रिमाइंडर भी बचे। रिमाइंडर 85 में से 1 बचे और 72 में से 2 बचे। इस तरह का हमें नंबर पता करना है। तो क्या करें, सबसे पहले जो भी हमारा 85 है ना, लिख लेते हैं सबसे पहले दोनों नंबर्स को, 85 को भी और 72 को भी। दोनों नंबर्स लिखने के बाद 85 में से रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, तो जो भी रिमाइंडर बचता है उसको माइनस कर दो। 72 में से रिमाइंडर 2 बचना चाहिए तो माइनस कर दो। 85 में से हम माइनस करेंगे 1 को, 72 में से माइनस करेंगे 2 को। 85 में से 1 को माइनस करने पर 84 आ जाएगा, 72 में से 2 को माइनस करने पर 70 आ जाएगा। अब जो भी हमारे दो नंबर आए हैं इनको इनसे नीचे लिख लो। जो भी हमारे नंबर हैं 84 और 70, इनके फैक्टर्स कर लो। प्राइम फैक्टर्स करने आते होंगे, जो भी प्राइम फैक्टर्स करने हैं करके इनके सामने लिख दो दोनों के। अब एचसीएफ पता करो। एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? एचसीएफ में जो कॉमन वैल्यूज होती हैं 84 के फैक्टर्स में और 70 के फैक्टर्स में, वो हमें लिखनी होती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो 2 यहां पर कॉमन आ गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या कॉमन है? 7 कॉमन है इसमें। 2 और 7 के अलावा और कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। इट मीन्स एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? 2 इंटू में 7, 14 हो गया हमारा एचसीएफ। यानी कि एचसीएफ वो बड़े से बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर है जो 72 और 85 दोनों को डिवाइड कर सकता है और रिमाइंडर 1 और 2 बचेंगे। 85 में से 1 रिमाइंडर बचेगा डिवाइड करने पर और 72 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा 2। 14 हमारा एक नंबर है। अब एक लाइन आंसर को अच्छा लगेगा, जो भी एग्जामिनर होगा उसको अच्छा लगेगा अगर आपने एक स्पेसिफिक सही तरह से आंसर लिख दिया। जैसे यहां पर है देयरफॉर 14 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 24। इतना आसान क्वेश्चन तो यार सही में कोई होगा नहीं 2 नंबर में जो आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 24 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 25 ये हमारा प्रोबेबिलिटी से है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे कि एक बैग में 4 रेड बॉल हैं, 3 ब्लू हैं और 2 येलो बॉल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई? 4 + 3 + 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाती है यहाँ पर 9। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमें जरूर पता होना चाहिए अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब जो भी बैग है जिसमें 3 कलर की बॉल हैं, अगर रैंडमली कोई बॉल हम पिक करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है उस बॉल का कलर रेड हो या फिर सेकंड पार्ट में येलो हो। एक सही करोगे तो 1 नंबर, दूसरा सही करोगे तो 2 नंबर। इस तरह से मार्किंग स्कीम होती है। सो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रैकेट लगा के रेड बॉल हमें लिख देना है। ठीक है, रेड के साथ बॉल भी लिख देना। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा करके एक लंबी सी लाइन लगा लो। ऊपर की तरफ हमें क्या लिखना है? सॉरी, नीचे की तरफ। सबसे पहले नीचे तो हमें हमेशा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, जो भी टोटल वैल्यू होती है वो नीचे लिखी जाएगी। अब ऊपर नंबर ऑफ रेड बॉल्स जिसकी भी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है वो लिख देंगे। अब इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मैंने कितना बताया था? 4 + 3 + 2। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाता है हमारा 9। 9 के ऊपर नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितना है? 4 है। तो ये हो जाएगी हमारी रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट क्या करना है? येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो यहां पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी येलो इक्वल्स टू में लंबी सी लाइन लगा के नीचे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ऊपर नंबर ऑफ येलो बॉल्स, दोनों चीजें लिख देंगे। इक्वल्स का साइन लगा लो। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारी वही सेम 9 रहेंगी और ऊपर नंबर ऑफ येलो बॉल्स कितना है? 2 हमें दिया गया है। तो ऊपर की तरफ हमारा 2 आ गया। ये हो गया येलो बॉल्स की प्रोबेबिलिटी, ये हो गया रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी। इजी 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 25 में समझो मिल गई।
क्वेश्चन नंबर 25 हुआ कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 25 के साथ इस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन भी हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कुछ मैंने टिप्स आपको बताई हैं वो भी आपको समझ में आई होंगी। अपने क्वेश्चन पेपर को जब आप सोल्व कर रहे होंगे तो उन टिप्स को आप इंप्लीमेंट भी जरूर करना। इसके अलावा इस क्वेश्चन पेपर के जो भी टोटल सेक्शंस ABCDE हैं सभी की अलग अलग वीडियो है। इन सभी की अलग अलग वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझना और एग्जाम में बिल्कुल आग लगा देना। फायर वाली आग नहीं, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और सही आंसर फाइंड करने हैं। आग लगाने का मतलब होगा ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है आपको अपने एग्जाम्स में हर एक सब्जेक्ट में। इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।